प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लोगों ने स्वीकार कर लिया है। हमारी तो ताकत हमारी पार्टी की डे बाय डे बढ़ेगी। अखिलेश यादव जैसा मजबूत नेतृत्व पार्लियामेंट में रहा होता तो ये 750 किसान शहीद ना होते। उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें आप देखोगे कि लोग उनके लिए साथ खड़े दिखाई देंगे। शब्द शब्द को पढ़िए और अखिलेश यादव के अंदाज, उनके आत्मविश्वास और आक्रामकता की उच्च तीव्रता का अंदाजा लगाइए। समझिए कि देश के सबसे बड़े चुनाव के नतीजों के आने के बाद सबसे बड़े सूबे में सियासत करने वाले नेता नए अवतार में किस तरह आक्रामक है। समाजवादी पार्टी के चुनावी राजनीति में नई लकीर खींचने के बाद अखिलेश का विश्वास नया आकार ले रहा है। वो अब अपनी समाजवादी राजनीति को नए सिरे से विस्तार देने की तैयारी में है। तब राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले ये जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली पार्टी के नेता अखिलेश यादव का अगला प्लान क्या है। दिल्ली और यूपी को अखिलेश एक साथ कैसे साधेंगे और अखिलेश की वापसी योगी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। इन सवालों का जवाब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 5 बरस में जिस तरह अखिलेश यादव की सियासी साइकिल 180 डिग्री पर घूमी है, उसमें उनकी परिपक्वता, उनकी स्वीकार्यता और राजनीतिक निष्ठा परिलक्षित हो रही है। सबसे पहले जान लीजिए कि चंद घंटे के बाद संसद शुरू होते ही वो एक्शन में आ जाएंगे। अखिलेश क्या क्या करने वाले हैं वो हम आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि उनके सामने अभी चुनौती क्या क्या है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सदन में नेता चुनना है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत को कायम रखना है। पीडीए फॉर्मूले को बरकरार रखना है। 2027 के चुनाव की तैयारी शुरू करनी है। दिल्ली में खुद को दमदार तरीके से स्थापित करना है। छोटे छोटे दलों को मिलाकर मोर्चे को विस्तार देना है और यूपी में होल्ड को बरकरार रखना है। इन 7 चुनौतियों के चंद घंटे बाद अखिलेश की परीक्षा शुरू होने वाली है। अखिलेश यादव के सांसद चुने जाने के बाद उन्हें अब यूपी में विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चुनना है। इसके अलावा लोकसभा में वो खुद पार्टी के नेता बनेंगे तो उपनेता और सचेतक का नाम तय करना है। संसद शुरू होने से पहले दिल्ली में अखिलेश यादव अपने नए निर्वाचित सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। दिल्ली में जुटे सभी 37 सांसद एक साथ बैठेंगे, जिसमें इस पर मुहर लगेगी कि लोकसभा में अखिलेश यादव ही पार्टी की अगुवाई करेंगे। लोकसभा में दूसरी भूमिकाओं के जरिए अखिलेश अपने कोर वोट के साथ ही दलित और गैर यादव ओबीसी साधने का भी दांव खेल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद, लालगंज के सांसद दारोगा प्रसाद सरोज, अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा या फिर बस्ती के सांसद राम प्रसाद चौधरी को वो सदन में पार्टी का उपनेता बना सकते हैं। अवधेश प्रसाद को आगे रखकर अखिलेश न सिर्फ अपने नए जुड़े दलित वोट बैंक को संदेश देंगे, बल्कि बीजेपी को अयोध्या वाले घाव को और कुरेदने की कोशिश करेंगे। दलितों के पिछड़ों के हकों पर हमला हुआ, संविधान पर हमला हुआ, हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया, उस पीडीए के नारे को जनता ने स्वीकार किया है और इसको लेकर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और पीडीए के हकों की लड़ाई सदन से सड़क तक लड़ेंगे। ये आपको पार्लियामेंट में भी दिखेगा। सिर्फ संसद में ही नहीं, विधानसभा में नए नेता खोजने की चुनौती है अखिलेश के पास। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना है। पार्टी के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे के पाला बदलने की वजह से विधानसभा में उनका विकल्प भी अखिलेश को तलाशना है। 2 साल बाद फिर से विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद समाजवादी पार्टी को मिला है, लिहाजा उसके लिए नया चेहरा खोजना है। विधानसभा और विधान परिषद में नया नेता चुनकर अखिलेश अपनी वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। यूं तो कई नाम परिक्रमा कर रहे हैं इन पदों की चारों ओर, मगर आखिरी फैसला खुद अखिलेश ही करेंगे। जिसको भी जिम्मेदारी मिल जाएगी
और सभी लोग मिल कर के, जितने भी पार्टी के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जितने भी विधायक हैं और जितने भी सभी नेता मिल कर के नेतृत्व करेंगे। और अच्छे लोग बहुत हैं और अभी जिसको जिम्मेदारी देंगे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो उसके हमले की धार पैनी रहेगी। विधानसभा या विधान परिषद में नेता चुनते हुए अखिलेश अपनी उन जातिगत समीकरणों को साधते हुए आगे बढ़ेंगे जो लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत का आधार बना है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। विधायकों के सांसद बनने के बाद ये सभी सीटें खाली हुई हैं। इनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जबकि 3 सीटें बीजेपी, 1 आरएलडी और 1 निषाद पार्टी ने जीती थी। लेकिन हर किसी की नजर करहल विधानसभा सीट पर है। वही करहल जहां से अखिलेश यादव विधायक बने थे, जिसे सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव ने छोड़ दिया था, जहां अब उनके भतीजे तेज प्रताप यादव के लड़ने की चर्चा है, जो उस मैनपुरी लोकसभा सीट का हिस्सा है जहां पर डिंपल यादव ने जीत हासिल की है। लेकिन अखिलेश के छोड़ने के बाद करहल में चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने करहल सीट पर 67,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन करहल सीट पर सपा की डिंपल यादव ने 55,000 वोटों की बढ़त इस बार के चुनाव में हासिल की। अब इस सीट पर उपचुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में कम हुआ मार्जिन सपा के लिए टेंशन बढ़ा सकता है। ऐसे में आगे का सवाल है कि अखिलेश ने करहल सीट क्यों छोड़ी? क्या अखिलेश ज्यादा उत्साहित तो नहीं हो गए? क्योंकि करहल में जोरदार और दमदार जीत को बरकरार रखना अखिलेश के लिए ठीक वैसी ही चुनौती है जैसे उपचुनाव में इंडी गठबंधन को बरकरार रखना। अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। जब भी चुनाव की घोषणा होगी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और सभी सीटें जीतेगा। ये उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं होगा, बल्कि 2027 की तैयारी का वो आधार होगा जिस पर अखिलेश यादव को 3 बरस बाद 5 कालिदास मार्ग तक साइकिल चलानी है। वो भी तब जबकि सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, डिंपल से लेकर धर्मेंद्र, अक्षय, आदित्य यानी पूरा परिवार दिल्ली में होगा। ऐसे में मोदी योगी के विरुद्ध जनता के आक्रोश को अगले 3 साल तक बांध कर रखना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन समाजवादियों को यकीन है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाला दिन जो 27 होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और उसकी शुरुआत तो अयोध्या से हो ही गई है। ये शुभ संकेत है। प्रभु श्री राम की कृपा है हमारे ऊपर। इस आत्मविश्वास का आधार सिर्फ फैजाबाद से जीत भर नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव में मिले वोट के आधार पर 224 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है। लेकिन अखिलेश की नजर छोटी छोटी पार्टियों पर भी होगी। मसलन निषाद वोट बैंक पर पकड़ रखने वाले संजय निषाद की पार्टी पर, राजभर समाज की एक मुश्त रहनुमाई का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर पर, उस पल्लवी पटेल पर जो साइकिल छाप निशान पर जीतने के बाद भी लोकसभा चुनाव में ओवैसी के साथ हो गई थी। बेरोजगारों के, किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, छात्र छात्राओं के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी काम करेगी। पीडीए को हम स्क्वायर करेंगे। छोटी छोटी पार्टियों की गोलबंदी पर अखिलेश इसलिए भी विशेष जोर दे सकते हैं क्योंकि बीजेपी भी जोरदार पलटवार की तैयारी में जुटी है। 2017 में उन 2 लड़कों को हराया था। कहते हैं कभी कभी बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है और लोकसभा के चुनाव में हमारी सीटें निश्चित तौर से इंडी गठबंधन से थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन विधानसभा में यह हिसाब चुकता कर लेंगे। बीजेपी की क्या तैयारी है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि लखनऊ की गली छोड़कर साइकिल से दिल्ली पहुंचे अखिलेश को यहां खुद को स्थापित करने की चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि नियम के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही बनेंगे। तो अखिलेश यादव के लिए दिल्ली में करने के लिए क्या है? क्या अखिलेश यादव इंडी गठबंधन का संयोजक बनेंगे? दिल्ली से यूपी को अखिलेश यादव कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले जानिए कि दिल्ली में बैठकर अखिलेश यादव मोदी विरोध को नई धार देंगे। मोदी सरकार पर नीतिगत हमला करने
की रणनीति बनाएंगे। विपक्ष में बैठे राहुल गांधी को मनोवैज्ञानिक मजबूती देंगे। क्योंकि अखिलेश यादव के पास सरकार चलाने और नेता प्रतिपक्ष रहने इन दोनों का ही अनुभव है। वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, सदन में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। राहुल का इन दोनों में से किसी का भी अनुभव नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इंडी गठबंधन में राहुल की अपेक्षा अखिलेश यादव की स्वीकार्यता कहीं ज्यादा है। राजनीति का रट्टा मारने वाले जानते हैं कि न सिर्फ अनुभव बल्कि भाषा पर राहुल के मुकाबले अखिलेश की पकड़ ज्यादा मजबूत है। राहुल कई बार बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अखिलेश सधे हुए संयमित शब्दों में विरोधियों पर प्रहार करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से भी अखिलेश के रिश्ते बेहतर हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीत के बाद बधाई अखिलेश को ही दी थी, न कि राहुल को। मध्य प्रदेश चुनाव के बाद कांग्रेस जिस तरीके से अखिलेश यादव पर हमलावर हुई थी, उसने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी थी। उसके बावजूद अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस को 17 सीटें दी, बल्कि उन्होंने अपने कोटे से टीएमसी को भी 2 सीटें देने का काम किया। यही वजह है कि अखिलेश यादव के इंडी गठबंधन के कन्वीनर बनने की चर्चा ज्यादा है। अखिलेश के समर्थकों को विश्वास है कि वो दिल्ली में बैठकर एक तरफ मोदी सरकार को चक्रव्यूह में खड़ा करेंगे तो लखनऊ में बैठी योगी सरकार के खिलाफ भी रणनीति बनाते रहेंगे। लखनऊ भी संभालेंगे दिल्ली बैठ करके, और उत्तर प्रदेश पर विशेष संगठन पर विशेष बल दिया जाएगा, और हम भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बने। अब जरा समझिए कि इस विश्वास के पीछे अखिलेश की ताकत क्या है। तो ताकत है पीडीए का सफल कॉम्बिनेशन, यादव मुस्लिम वोट बैंक का मजबूत होना, दलित वोट बैंक का जुड़ना और युवाओं पर पकड़ बढ़ना। इन्हीं के भरोसे दिल्ली में बैठकर 2027 में भी जीत को बरकरार रखने की बात अखिलेश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का हर विधायक, हर सांसद, हर कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार के ऊपर हमलावर रहेगा, और जनता के पक्ष में जो जनता की समस्याएं हैं, जो जनता की तकलीफें हैं, उनको दूर करने के लिए हम लगातार जनता से कटिबद्ध हैं। जनता से जो वादा किया वो निभा के रहेंगे। कोई कमजोरी नहीं, सरकार पे हमला लगातार होगा। लेकिन समर्थन की सीढ़ी चढ़कर दिल्ली तक पहुंचे अखिलेश यादव के लिए ये इतना आसान भी नहीं है। कई कमजोर कड़ियां हैं जो उनके रास्ते में अवरोधक बन सकती हैं। मसलन परिवारवाद का घनघोर आरोप, कानून व्यवस्था पर घिरे रहे हैं, गवर्नेंस मॉडल की कमी, सत्ता में रहते भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा। यही अखिलेश के खिलाफ बीजेपी के लिए हथियार बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज अभी भी सपा से ज्यादा है, तो सपा को सीटें ज्यादा पा गई है। इसके आधार पर मुगालते में न रहे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर 2027 में बनेगी, और 2029 के चुनाव में हम इसका पूरा कोर कसर पूरी करेंगे। जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जीती थी, हम उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेंगे। बीजेपी में यह आत्मविश्वास इसलिए भी है क्योंकि न तो नरेंद्र मोदी हार मानने वाले हैं और न ही योगी आदित्यनाथ। अगले चुनाव ही जबरदस्त पलटवार की तैयारी है। एक तरफ जहां हार का पता लगाया जा रहा है, तो दूसरी ओर नए रोजगार के साथ साथ कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री ने पूरा जोर लगा दिया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हार की समीक्षा रिपोर्ट पेश कर चुके हैं, तो योगी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। पॉलिटिकल पंडित ये अच्छी तरह जानते हैं योगी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर योगी बेहद सख्त है। माफियाओं के खात्मे से बेहतर संदेश क्या है। खुद 18-18 घंटे काम करते हैं। इनकी छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की है। हिंदुओं के सशक्त नेता के तौर पर विख्यात भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जबरदस्त वापसी करते हैं। 2019 में हार चुके आजमगढ़ में जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल हुई, लेकिन 7 सालों से सत्ता में बैठे योगी के साथ इस वक्त मुश्किल ये है कि पार्टी के अंदर जबरदस्त गुटबाजी है। जाति के नाम पर हिंदुत्व की दीवार दरक चुकी है।
ठाकुर समाज में भी बीजेपी को लेकर नाराजगी है। लगातार हो रहे पेपर लीक के मामले के कारण युवाओं में नाराजगी है और साथ में एंटी इनकम्बेंसी भी। बीजेपी के खिलाफ बने इस नकारात्मक समीकरण को ध्वस्त कर जीत के लय में लौटना योगी की चुनौती है। चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अप्रत्याशित जीत के बाद अखिलेश यादव का आत्मविश्वास अति पर है। उनकी आक्रामकता में बेहिसाब बढ़ोतरी हुई है और इसे बरकरार रखने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी शक्ति लगा दी है। उनका एक एक बयान, एक एक फैसला दिल्ली और यूपी को साथ साथ साधने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।